आफ्टरनून सब लोग को। देखिए, इससे पिछले क्लास में जो फ्राइडे के दिन बैच अलाउंस था उस दिन एक भी क्लास नहीं हो पाया था। कुछ प्रॉब्लम थे, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से कुछ नहीं, कई सारे टेक्निकल फॉल्ट आ गए सब। अब वो हम लोग फर्स्ट क्लास आज से करेंगे हम लोग नक्शा का। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास को सबसे बेहतरीन ढंग से वही समझेगा जिसको कुछ नहीं आता है। आप दिमाग से उतार दीजिए कि आपको कुछ आता है। आप यहाँ समझने बैठे कि मैप के बारे में आपको पढ़ना है, मानचित्र क्या होता है। मैप पढ़ेंगे, फिर एटलस पढ़ेंगे, फिर ग्लोब पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, थेमेटिकल, ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। A to Z इस सारी की जिम्मेदारी आप हमको दे दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मैप क्या होता है, मानचित्र, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, मानचित्र, मैप। मैप पूरे पृथ्वी या उसका कुछ किसी भूभाग को, जैसे मान लीजिए टोटल ये आप अर्थ ले लीजिए, या केवल आप इंडिया लीजिए, या केवल बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ भी एक हिस्सा ले लीजिए। तो पूरी पृथ्वी या उसके किसी भूभाग को कागज पर या कपड़े पर हूबहू उतार देना, एक नक्शा बना देना, नक्शा तैयार कर देना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नक्शा। तो 6वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे, मार्केली नाम था उनका। तो मार्केली ने एक ऐसा किताब बनाया जिस किताब में न केवल नक्शा था। तो लोग वो किताब को पलटते गए, देख रहे हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है, केवल नक्शा है। तो एक ऐसी किताब जिसमें दूसरा कुछ भी ना हो, केवल नक्शा हो, तो ग्रुप ऑफ मैप हो, केवल कलेक्शंस ऑफ मैप हो, उसे हम कहते हैं एटलस। तो ये हो गया आपका बुक एटलस। तो एटलस क्या होता है, एटलस देखिए, एटलस है क्या कि एक किताब होता है, उसमें केवल और केवल आपको नक्शे बनाए रहते हैं। ये किताब आपको खरीदनी पड़ेगी, हम बताएंगे कब लेना है, अभी आप धीरे धीरे समझते चलिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा, जो कुछ नहीं जानता है वो सबसे ज्यादा समझ के जाएगा, क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग तेजी से होता है। अब पहले से वायरस भर के आए हैं लोग ना, तो फिर वही डाउनलोड तेजी से नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे कहे एटलस क्या है, एक ऐसी किताब जिसमें खूब सारे नक्शा, उसे एटलस कहते हैं। तो फिर इसका नाम एटलस क्यों पड़ा? तो देखिए, जब मार्केली ने इसे 6वीं शताब्दी में बनाया था, तो इसके ऊपर जो कवर लगाया था, जैसे इसके ऊपर एक ग्लोब का कवर है, तो उसने जो कवर लगाया था उसने एटलस का कवर लगा दिया था। एटलस एक देवता है ग्रीक भाषा में, उसे क्या कहते हैं, एटलस। आप एटलस की साइकिल खरीदेंगे तो उसमें देखेंगे एक ग्रीक भाषा में एक ऐसी मान्यता है ग्रीक लोगों की कि जो पृथ्वी का बोझ उठा के है वो कौन उठाए हुए है, एटलस। तो वो क्या है कि एटलस पूरे पृथ्वी का इसे ग्लोब को अपने कंधे पे लेकर बैठा रहता है। ऐसे देवताओं को आप देखे होंगे एटलस साइकिल वगैरह। तो उसी एटलस का कवर इस फोटो पे लगा दिया था। तो लोगों ने इस किताब का नाम उस राक्षस के आधार पर रख दिया, नाम रख दिया एटलस। तो एटलस तो समझ में आ गया आप लोग को, एटलस क्या होता है। अब एटलस के बाद आते हैं सब मैप। एटलस के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? तो एटलस के अंदर होती है मैप। मैप कई टाइप के होते हैं सब। अब इसमें आते हैं हम लोग पॉलिटिकल, थेमेटिकल, कई टाइप के मैप होते हैं। यहाँ हम आपको 2 तरह के मैप दिखा रहे हैं। एक मैप है आपका पॉलिटिकल, एक मैप आपका फिजिकल। यहाँ अब इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल में अंतर समझिए। ये वाला जो मैप देख रहे हैं, ये एक मैप है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, राजनीतिक नक्शा कहते हैं। इसमें आपको देश और राज्य जो होते हैं ना, आपका जितने भी स्टेट है और आपकी कंट्री है, कोई भी कंट्री या स्टेट, इसकी बाउंड्री आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ है, कहाँ खत्म हुआ आपको समझ में आ जाएगा। गुजरात ये वाला स्टेट है, ये कहाँ खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे नक्शा को हम पॉलिटिकल कहते हैं, जिसमें केवल राजनीतिक महत्व की चीजें दी गई रहे। यूपी कहाँ से शुरू है, मध्य प्रदेश कहाँ है, नेपाल, चाइना, अमेरिका। तो ये सारी चीजें जो केवल और केवल राजनीतिक महत्व की चीजें हैं, उसे देखने के लिए हम लोग कौन सा नक्शा का प्रयोग करते हैं, पॉलिटिकल मैप का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे देखिए, फिजिकल मैप क्या होता है। सेम टू सेम पॉलिटिकल मैप का ही होता है फिजिकल मैप, लेकिन इसमें नेचुरल महत्व की चीजें दी गई रहती है, प्राकृतिक चीजें दी गई रहती है, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो गया। जैसे यहाँ आपको अंदाजा लग रहा है कि ये वाला गुजरात है, आप इसी बेसिस पर यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात यहीं होगा, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि गुजरात यहाँ कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो गया है। तो वैसा नक्शा जिसमें आपको पॉलिटिकल महत्व की चीजें दी गई रहती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप, और जिसमें नेचुरल चीजें दी गई रहती हैं उसे हम लोग कहते हैं हम लोग फिजिकल मैप। अब आप कहेंगे कि इसमें जरूरी कौन है? तो देखिए, बकलोल जो लोग होते हैं उनके लिए पॉलिटिकल अच्छा है, और जो होशियार लोग हैं उनके लिए फिजिकल अच्छा है। फिजिकल में बहुत सारी जानकारियां दी रहती है, पॉलिटिकल में बहुत सारी जानकारी नहीं दी रहती। क्या चाहिए रे तेरे को? कौन सी जानकारी होगी? ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल है, ये वाला फिजिकल है।
अब हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। इसमें पॉलिटिकल मैप में कुछ खास नहीं होता है, मेन होता है आपका फिजिकल मैप। यहाँ फिजिकल मैप में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कई कलर्स दिखाई देंगे। आप कहेंगे कि इससे पहले वाले में भी तो कई कलर थे, लेकिन वो कलर हमारी मर्जी पर है। पॉलिटिकल मैप में आपकी मर्जी चलती है, आप जिस रंग से उसे रंगना चाहें रंग सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैप में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। फिजिकल मैप में है कि भूरा रंग से आपको पहाड़ रंगना है, तो यहाँ देख रहे हैं आपको भूरा रंग से क्या रंगा हुआ है, पहाड़। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें पहाड़ रंगे हुए हैं सब। आपको अगर ये दिख रहा होगा तो ये पहाड़ है। यहाँ सिक्किम में भी ब्राउन कलर है, यहाँ पे भी ब्राउन कलर है। ये ब्राउन कलर से ही पहाड़ रंग सकते हैं। तो ये फिजिकल में एक खासियत ये है कि अगर आपको कहीं पे भी ब्राउन कलर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या चीज़ है, पहाड़ है। गन्ना बात हो रहा था कितनी काम दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है इसमें, देखें एक से बसायचं तुला जाना तिकडे ती बघ तिच्याला पण दोघं बघू ये गुड आफ्टरनून भाऊ। ओके भाऊ, आप लोग को देखिए जब भी क्लास करना आप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर भी आपके पास मतलब इस टाइम नहीं कर सकते तो आगे भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास बचा हुआ रहेगा। आगे देखिए भाऊ, कुछ सर क्वालिटी लो हाई करने का ऑप्शन नहीं दिया है। आपके नेटवर्क पे डिपेंड करेगा ये। आपके यहाँ नेटवर्क सही रहेगा तो कर देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अब आप किस एरिया में ही डिपेंड करता है। आगे देखिए हो, कुछ लोग को ब्राइटनेस का दिक्कत हो रहा है। देखिए मैप ही है उस टाइप का। आगे आपका दूसरा मैप लेंगे उसमें आपको अच्छा से समझा देंगे। अभी आप यहाँ समझिए, ये हल्का आपको ब्राउन दिख रहा है ना, तो ब्राउन का मतलब क्या होता है, आपका पहाड़ है वहाँ पर। इससे काफ़ी फायदा होता है। आप जैसे मान लीजिए कोई पायलट है, अब अगर कोई पायलट है उसे आपने पॉलिटिकल नक्शा दे दिया है, तो पॉलिटिकल नक्शा में उसको कहाँ समझ में आएगा ऊंचा कौन है नीचे कौन है। लेकिन अगर वही फिजिकल नक्शा है तो वो देख लेगा कि भाई भूरा कलर का, इसको हाइट बढ़ाना पड़ेगा वरना लड़ जाएगा। अब एक और चीज इसमें होगा कि कहाँ पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है और कहाँ पहाड़ की ऊंचाई कम है, ये कैसे पता चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर भूरे रंग से पहाड़ है तो ये तो भूरा रंग का मतलब हो गया पहाड़, लेकिन हाइट कैसे दिखाएंगे। तो इसमें भूगोलवेताओं ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि कलर को डार्क और लो करना चालू किया। जहां एकदम चटकार रंग से रंग दिया, भूरा रंग से, जहां चटकार भूरा है तो उसको समझ लिए कि वहां का पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है। और जहां हल्का भूरा है, आप अगर इंडिया के बीच में देखेंगे तो हल्का हल्का भूरा यहाँ भी दिख रहा होगा, बीच में हल्का ब्राउन दिख रहा होगा। हम आगे आपको अभी क्या है कि आपको पूरा नक्शा नहीं मिला होगा, तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम पूरा नक्शा ले लिए हैं। धीरे धीरे करके आपको जब एक आइडिया लग जाएगा तो आपको एक एक राज्य के नक्शा के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया आपका कश्मीर का। तो अगर कलर भूरा है, डार्क कलर है, तो मतलब समझिए उस चीज की वैल्यू ज्यादा है। यानी भूरा कलर किसको दिखाता है, तो भूरा कलर दिखाता है आपको भाई पहाड़ को, तो पहाड़ वहां पे ज्यादा है। और अगर भूरा रंग पंचुचुर हो जाएगा, पंचुचुर का मतलब समझते हैं पतला, तो जब कभी भी भूरा रंग पतला हो गया तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर पहाड़ की हाइट कम है। तो हाइट ज्यादा रहने पे कलर ज्यादा और कम होने पे कम। जैसे यहाँ पे हल्का भूरा दिख रहा है आपको, ना बराबर दिख रहा होगा, तो इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भूरा रंग से पता चलता है कि कौन सा चीज ज्यादा है कौन सा चीज कम है। अब ये तो भूरा समझ में आ गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्राउन कलर। आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा भाऊ, अभी आपको बस थोड़ा बहुत समझा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब होता है मैदानी एरिया। ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, मैदान। मतलब वैसा चीज जो समतल भूमि हो, पहाड़ वगैरह जहाँ ना हो, वो ग्रीन कलर से एरिया से दिखाएगा। ब्लू कलर के एरिया से पानी को दिखाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे समुंदर को क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर से। अब जहाँ समुंदर ज्यादा गहरा होगा वहां पर आपको ज्यादा नीला करेगा, और जहां समुद्र कम गहरा होगा वहां कम नीला करेगा। तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग। ये धीरे धीरे आपको सब आराम से समझ में आने लगेगा कलर कोडिंग क्या है क्या है। तो ये सब चीजों में आपको अंतर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी हम केवल रफली इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप अलग होता है, थेमेटिकल अलग होता है। इसमें आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि कश्मीर कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया, राजस्थान कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया। अब इसके अलावा मैप आता है जिसको हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप। उसको समझिए क्या होता है। देखिए ये मैप देखिए, थेमेटिकल मैप क्या होता है, किसी खास चीज को दर्शाने के लिए जब मैप बनाया गया रहता है ना, उस मैप को हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप। जैसे इसमें केवल रेलवे लाइन दर्शाई गई है, बाकी कौन स्टेट कहाँ गया, कौन सा पहाड़ कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल रेलवे लाइन को दर्शाया गया। तो जब किसी खास चीज को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, थेमेटिकल मैप। जब
पर्वत पहाड़ या नेचुरल चीज को दर्शाने लगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल मैप। और जब देश राज्य इत्यादि का विभाजन दिखाने लगे तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। तो मैप कितने टाइप के होगा, 3 टाइप के, पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल, ये तीनों पढ़ना है आपको। अब इसके अलावा एक और मैप होता है, ये देखिए ब्लैंक मैप। इसमें सब चीज सादा दे देता है, आपको कुछ नहीं देगा। तो जब हम आपको सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल से ही आपको समझ में आता है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, पॉलिटिकल से। पॉलिटिकल के बाद आपको पढ़ाएंगे फिजिकल, उसके बाद ये एकदम सादा मैप है बाबू, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम सादा रहेगा, इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। सबसे टफ होता है यही ब्लैंक वाला, देखिए इसमें आपको एकदम सादा मैप मिलेगा। इसके बाद आएगा थेमेटिकल। थेमेटिकल जब ये तीनों पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे ब्लैंक मैप, तब आपको ये वाला सादा मैप दे दिया जाएगा। इसमें क्या होगा सादा में कि आपको कुछ दिया ही नहीं रहेगा, आपको अपने अंदाज से भरना पड़ेगा ब्लैंक मैप में। तो अभी आप ये रफली एक ओवरव्यू समझिए। इसके अलावा देखिए मैप कितने टाइप का, पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल, फिर थेमेटिकल, उसके बाद पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिकल, उसके बाद ब्लैंक मैप में भरेंगे। ये सारी चीजें आपको एटलस में मिलेंगे। अब इसके बाद आएगा आपका ग्लोब। ग्लोब जो होता है ना, ये अर्थ का एक रियल व्यू की तरह होता है, ऐसी पृथ्वी को एक लगभग। लेकिन इसकी एक खराबी क्या होती है कि भाई इसको आप हर जगह नहीं ले जा सकते। तो सबसे लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्लोब पढ़ना पड़ेगा। एकदम लास्ट में आपको पढ़ना है ग्लोब। इस ग्लोब के बारे में लास्ट में। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि पृथ्वी अगर इधर से देखेंगे तो 22.5 डिग्री झुका है, जमीन से देखेंगे तो 66.5 डिग्री झुका है। तो ये सब एंगल वगैरह के बारे में, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब चीजों को आपको ग्लोब में पढ़ना है। अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी तक जो था इंट्रोडक्शन टाइप का था, उस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए यहाँ ध्यान से, पृथ्वी लगभग जियोड की तरह है। जियोड मतलब पचका ढचका है। हम इसे अभी हल्का में गोल मान के चलते हैं अभी फिलहाल, और ना एक ही दिन में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो पगला जाएंगे, कहेंगे मैप तो हम समझिए नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए पृथ्वी जो है ना, अर्थ लगभग हल्का सा इस टाइप का गोल सा है। अब इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इसे इक्वेटर क्यों कहते हैं भैया, तो इक्वेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी को एकदम इक्वल बांटता है। इक्वल नहीं बांट रहे थे, यहाँ से बना इक्वल बांटने वाले को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये इक्वेटर हो गया। इसे हम लोग 0 डिग्री के हिसाब से दर्शाते हैं। इसे कितने डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को हम शॉर्टकट में यहाँ ई लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे इक्वेटर हो गया। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन आप एक बात बताइए, आप इस क्लास में हिंदी पढ़ने आए हैं कि भूगोल पढ़ने आए हैं? आप भूगोल पढ़ने आए तो यहाँ हिंदी भाषा नहीं चलेगी, भूगोल की भाषा पड़ेगी, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यहाँ से समझते चलिएगा आप। कंटिन्यू यहाँ पे आपको इंडिया वर्ल्ड सब के बारे में पढ़ना है। अभी आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास है इसलिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता होगा, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ऐसे भगवान ने कोई रेखा नहीं खींचा, ये हम लोग ने कल्पना करके खींच लिया है। इसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया ये बराबर बांट देती है। इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा हिंदी में हो जाएगा, विषुवत रेखा आपका किस भाषा में होगा, भूगोल में विषुवत रेखा। अब हम लोगों ने कुछ सहूलियत के हिसाब से कुछ अन्य रेखाओं को डिसाइड किया। ये तो पृथ्वी को बांट दिया। अब जो गोला था बाबू, आप बताइए, पृथ्वी जो एक स्फेयर टाइप का था, गोला था, अब तो हमने उस गोला को आधा कर दिया। तो गोला को आधा करेंगे तो गोला हो जाएगा आधा, तो उसे कहेंगे गोलार्ध। क्या कहेंगे, गोलार्ध। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, गोलार्ध, गोला का आधा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पेयर जो है, स्पेयर को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेमी स्पेयर। स्पेयर को आधा करने पे क्या हो जाता है, हेमी स्पेयर हो जाता है। ये हो गया आपका हेमी स्पेयर। तो इसको हेमी स्पेयर, ये भी हेमी स्पेयर। ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं यानी नॉर्थ, और नीचे के भाग को दक्षिण कहते हैं यानी साउथ। अब धीरे धीरे एक एक चीज आपके साथ नया नया जुड़ते जाएगा। पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। उसको एंगल में कहेंगे तो 0 डिग्री।
हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा, भूगोल में कहेंगे तो विषुवत रेखा। इसके ऊपर का आधा गोला गोलार्ध, नीचे का आधा गोला गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। हम किस गोलार्ध में रहते हैं भैया? तो हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया टोटली ऊपर में है। अगर देखेंगे ना इंडिया को, तो इंडिया टोटली किस बार में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग किस हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा कौन हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न की साउदर्न? अच्छा तो भाई पूरी पृथ्वी है। नीचे में ना पानी ज्यादा है, ऊपर में जमीन ज्यादा है। तो दो चीजें समझ में आ गया। गोलार्ध आपको धीरे धीरे समझेंगे आराम से, जिसको कुछ नहीं आता है पूरा अच्छा से समझ जाएगा। अब एक चीज देखिए, अर्थ जो है ना हल्का सा इसे झुका हुआ है। ये क्या है? झुका हुआ है। अब ये कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। आज से 1.25 लाख साल पहले, लगभग 15 करोड़ साल पहले ये 18 डिग्री पे झुका हुआ था। अभी भी ये 24 डिग्री झुक गया है। कुछ दिन बाद जब इसकी नापी होगी ना तो 24 डिग्री आ जाएगा। ये कितने डिग्री झुका हुआ है? तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो यहाँ से कितने डिग्री है? 23.5। तो 23.5 डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, और 23.5 डिग्री के पास एक रेखा खींचेंगे नीचे की ओर। अब आप कहेंगे कि सर ये सीधा क्यों नहीं खींच रहे, तिरछा क्यों खींच रहे हैं? तो किसी भी फुटबॉल के ऊपर आप अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो सीधा खींचेबे नहीं करेगा। रियल में अगर आप फुटबॉल लेके खींचेंगे ना तो खींचेंगे सीधा, लेकिन दूर से कैसा लगेगा? तिरछा। तो ये 23.5 पे है, ठीक है। ये भी नीचे वाला 23.5। हम ये 23.5 क्यों लिए? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमने जो 23.5 ऊपर वाला लिया और 23.5 नीचे वाला ले लिया। ये कितना है भैया? 23.5 डिग्री। और ये भी कितना है? 23.5 डिग्री। अब आप बताइए, ये तो उत्तर दिशा में हो गया नॉर्थ, ये तो साउथ हो गया दक्षिण दिशा में। अब दो चीजें यहाँ समझिए, ये डिग्री निकालते कैसे हैं? ये आप ग्लोब में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में आप ग्लोब नहीं पढ़ेंगे, पहले आप मैपिंग पढ़ेंगे। जब मैप कंप्लीट हो जाएगा तब आप ये एटलस देखेंगे। जब पूरी दुनिया का आइडिया लग जाएगा तब ग्लोब में समझेंगे। आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, सर अक्षांश क्या है, लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड, लेकिन अभी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। बैटरी ले तो डिस्चार्ज हो गया। आगे देखिए बाबू, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। इसके अलावे अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है ये जमीन के हिसाब से अगर देखेंगे, यहाँ देखिए, किसी चीज को अगर आप झुकाते हैं, जैसे इसी चीज को हम झुका दिए तो इस पे दो तरह का एंगल बनता है। एक ऊपर से ये वाला एंगल और नीचे से ये वाला एंगल। दो एंगल बना कि नहीं? कोई भी चीज, जैसे हम इधर झुक गए तो एक एंगल इधर से बनेगा और एक एंगल पीछे से बनेगा। तो जो अर्थ झुकी हुई है ना, तो ये वाला झुकाव है, ठीक है, और ये जमीन है। देखिए ध्यान से, तो जो अर्थ झुकी हुई है तो ये वाला झुकाव 23.5 है और ये वाला झुकाव ये 23.5 है। अब आप बताइए, कोई 90 डिग्री का एंगल है, अगर इसको 40 डिग्री झुका दिए, 40 डिग्री, तो ये कितना होगा? जेन्युइन है कि 50 होगा? भाई दोनों को जोड़ेंगे तभी ना वो सीधा खड़ा होगा। तो अगर पृथ्वी सीधा रहती तो 90 डिग्री रहता, लेकिन 23.5 झुक गई है तो अंदर वाला कितना होगा? 66.5 होगा। 66.5 होगा कि नहीं? आप खुद देखिए, 90 डिग्री में किसी चीज को झुकाएंगे एक ओर से, तो अगर इधर से 10 हुआ तो इधर से 80 बचेगा। उसी तरह पृथ्वी अगर सीधा रहती तो 90 पे रहती, 23.5 झुका दिए तो इधर से 23.5, तो इधर से कितना होगा? 66.5 होगा। तो 66.5 डिग्री हो जाएगी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर दो रेखाओं का बड़ा महत्व है, एक 23.5 डिग्री वाले का क्योंकि ये ऊपर से एंगल है, एक 66.5 डिग्री वाले का क्योंकि ये नीचे से एंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग, अभी आप लोग मेन अभी वैलिडिटी कितना होगा कोर्स का? भाई कोर्स खत्म हो जाएगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, ये सब प्रियांशु कुमार कह रहे हैं कि सर ये सब तो हम 6 में पढ़े थे, तो फिर 6 में पढ़े थे तो अभी तक आपका नौकरी हो जाना चाहिए था। चलिए यहाँ देखिए, कुछ फालतू फालतू कमेंट करता है यहाँ, ये सब यही रहेगा सब बेरोजगार बन के। देखिए ध्यान से, 66.5 और 23.5 डिग्री, ये दो तो महत्व हो गए सब। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर वाला जो रेखा खींचा जाता है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये 66.5 डिग्री है, 66.5।
और ये भी कितनी होगी 66.5। अंतर क्या होगा, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। अब इन रेखाओं का अलग अलग नाम है। अगर 23.5 डिग्री ऊपर में है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और वही 23.5 डिग्री नीचे है तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ये 2 रेखाएं हो गई सब यहाँ। अब आप अच्छे से समझिए। अब ऊपर वाला जो है उसे कहते हैं आर्कटिक, नाम है इसे आर्कटिक, और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक। नीचे वाले को अंटार्कटिक। ये रेखाएं याद रखेंगे, इसका काफी ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसको शुरुआत में ही बताते रहे। टोटल कितनी रेखा हो गई बिना देखे आप बताएंगे आंख बंद करके। बीचों बीच वाली रेखा विषुवत रेखा, बीचों बीच में विषुवत रेखा, ऊपर में गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा। इंग्लिश में बोलिए, बीचों बीच वाला विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वेटर। 23.5 ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला 23.5 क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला 66.5 आर्कटिक, आर्कटिक, और नीचे वाला 66.5 अंटार्कटिक। नीचे वाला अंटार्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक, हो गया। अब इसका महत्व क्या है, आखिर इतना क्यों बताया जा रहा है, आखिर इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। समझिए, यूज समझते हम लोग। देखिए जो अर्थ, जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट, पृथ्वी सनलाइट, ये ज्यादा सूरज जो होता है वो मैक्सिमम जाता है कहां पर, कर्क रेखा पर। सूर्य मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, कर्क रेखा। तो आप कहेंगे सर इधर अंधेरा रहता है, नहीं बबुआ, यहां तक सूर्य आता है, इसके बाद इसकी रोशनी तिरछी जाती है। अब आप बताइए, तिरछा रोशनी में रोशनी तो जाएगा, लेकिन क्या गर्मी उतना जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कर्क रेखा से जितना दूर जाइएगा ठंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगा, और दूर जाइएगा और ठंड बढ़ेगा, और दूर जाएंगे और यानी ऊपर में तो और ठंड बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, तो ये तो कर्क रेखा की मैक्सिमम स्थिति कहाँ आ गई, ऊपर यहाँ पर, और कर्क रेखा मिनिमम नीचे कहाँ जाता है, मकर रेखा के बीच में, सॉरी सूर्य। तो सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधा चमकती हैं, इसके अलावे ये तिरछा चमकती है। सबसे कम आप बताइए, सबसे कम सूर्य की रोशनी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ना गर्मी लगेगा, ना इसे पोल कहते हैं, इसे भी पोल कहते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो सूर्य अधिकतम किन 2 रेखाओं के बीच रह सकता है, फटाफट बताएंगे। ऊपर में कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और नीचे में कौन सी रेखा, मकर रेखा। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य हमेशा चक्कर लगाता है, अदरवाइज में वो चक्कर नहीं लगाएगा। इन्हीं दो रेखाओं के बीच में वो क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर इधर तो सूर्य की किरणें तिरछी और इधर भी तिरछी, यानी यहाँ उतना गर्मी नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पड़ेगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, गर्म क्षेत्र लिख सकते हैं। बताइए, अगर हमने लिख दिया तो कुछ गलती किया, यहीं से इंटर द मिशन हो जाता है फटाफट। क्या हमने इसको गर्म क्षेत्र लिख दिया तो कुछ गलती किए हैं? फटाफट बताएंगे। चलिए देखिए, ये गर्म क्षेत्र होगा, ये गर्म क्षेत्र क्यों गर्म क्षेत्र होगा, क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच में घूम रहा है। इसके उधर उसकी किरणें तिरछी जा रही हैं, इसके नीचे भी तिरछी जा रही हैं। लेकिन आप बताइए, यहाँ पे समझिए, क्या आप हिंदी पढ़ने बैठे हैं कि गर्म क्षेत्र बोल रहे हैं? आप तो ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं ना। तो ज्योग्राफी में हम लोग गर्म को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में गर्म को बोला जाता है उष्ण। गर्म को क्या बोला जाता है, उष्ण। क्या बोल रहे हैं, उष्ण। और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहेंगे, कटिबंध। तो ये बीच वाला एरिया हो गया उष्ण कटिबंध। अब इसके बीच अगर कुछ भी पाया जाता है तो आपको क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंध। अब इंग्लिश मीडियम में इसे क्या कहेंगे भाई, उष्ण कटिबंध। पहले इंग्लिश मीडियम वाले भी एडमिशन लिए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे इसे इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाएगा। तो इसे टोरेट जोन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे टोराइट जोन बोलते हैं, टोरेट जोन, टोरेट जोन। हिंदी में इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। समझ आ गया आप लोग को? अब बताइए, यहाँ पे कोई देश पाया गया, सपोज विषुवत रेखा पे कोई देश पा लिया गया, यहाँ पर इक्वाडोर। तो क्या इक्वाडोर एकदम विषुवत रेखा पर, तो क्या इक्वाडोर उष्ण कटिबंध में आएगा? कंफर्म आएगा। जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएगा तो उष्ण कटिबंध में आएगा। अब कितने लोग बता सकते हैं
कि उष्ण कटिबंध में 3 रेखाएं आती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसमें सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? बीच में सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा। भैया विषुवत रेखा पे पड़ेगा, क्योंकि सूरज जब ऊपर जा रहा था तब भी यहाँ चमक के गया, और जब नीचे आ रहा था तब भी चमक के गया, तो सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ने वाली है। अब देखिए आगे, ये वाले एरिया में कल्पना कीजिए, यहाँ देखिए, जब सूरज ऊपर गया होगा, कहाँ गया होगा? ऊपर में, यहाँ पर होगा, तब तो यहाँ पर नहीं होगा वो। तो जब ऊपर गया होगा तो ये वाला एरिया कैसा होगा? ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ठंडा। और ये वाला एरिया कैसा हो गया होगा? गर्म। जब ये ऊपर होगा, जब यहाँ से सूरज नीचे आएगा, यहाँ पर इस वाले एरिया में, यहीं तक आ ही सकता है यहाँ पर, तो ये वाला एरिया अब कैसा हो जाएगा? जो ठंडा था वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन अब ये गर्म हो गया, अब ये वाला कैसा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ठंडा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बीच का जो एरिया है, ये ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों चीजें देखी जाएंगी, ये ठंडा और गर्म दोनों हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ फिर से नाम रखिए, ये ठंडा को हिंदी में कहते हैं शीत, ठंडा को हिंदी में शीत, और गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण। गर्म को उष्ण। तो बताइए, तो शीत प्लस उष्ण क्या हो गया? शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, इसको क्या बन गया? शीतोष्ण बन गया। तो यहाँ हो गया भैया इसका शीतोष्ण नाम हो गया। ये हो गया शीतोष्ण। शीतोष्ण इंग्लिश में इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीतोष्ण। पृथ्वी पर आपने कितने कटिबंध देखे? एक आपने देखा उष्ण कटिबंध, एक देखे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहते हैं। कितने लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? देखिए बाबू, सूर्य अधिकतम आ सकता है नीचे मकर रेखा तक। यहाँ आने के बाद भी यहाँ तक तिरछी किरणें छोड़ेगा, कुछ गर्मी उत्पन्न कर देगा, इसलिए ठंडा के साथ साथ गर्मी रहेगा। लेकिन ये वाले एरिया में कभी भी ठंड ही पड़ेगा, गर्मी नहीं पड़ेगा, ठंडा। और ठंडा को क्या कहते हैं? शीत। तो ये क्या हो गया? शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्या होता है? एरिया। कटिबंध का मतलब एरिया। और ऊपर वाला भी क्या होगा? सूर्य अधिकतम यहीं तक जाएगा ना, कर्क रेखा तक, इसके बाद तो जाएगा नहीं। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये भी तो हो गया शीत कटिबंध। तो पूरे पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटे? ये शीत कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड, एकदम बर्फ जम जाता है वहां पे, उसी को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। अब यहाँ देखिए,